नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ देखिए आपके सामने यहां से आगे की स्थिति है वो और बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पिछले जो वीडियो था उस वीडियो में हमने चर्चा की थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों में हमारा चल रहा था मरुस्थल। आज इस मरुस्थल की देखिए आगे हम विशेषता को और पढ़ने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखना। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपके सामने देखिए यहां से स्थिति आ रही है राजस्थान की। यहां पर सबसे पहले देखिए मित्रों आपके सामने ये राजस्थान की स्थिति है वो आ रही है, और इस राजस्थान में आप लोगों के सामने देखिए मैंने मरुस्थल की काफी चर्चा है वो आप लोगों के सामने की थी, और आप लोगों का बहुत ही ज्यादा सहयोग रहा था। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी आगे से आगे शेयर वो जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में देखो इधर ये वाला भाग है वो आपके सामने मरुस्थल का है। यहां पर मित्रों आपके सामने ये जो भाग है वो है आपके सामने मरुस्थल का, और इस मरुस्थल की आज हम देखिए यहां से कुछ स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों को देखिए यहां से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो देखिए इस मरुस्थल से एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में देखिए यहां पर कच्छ से लेकर के बीकानेर तक, कच्छ से लेकर के यदि हम बीकानेर तक की बात करें तो मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी भाग देखिए आपके सामने क्या कहलाता है, तब तो आप यहां से याद रखना लघु मरुस्थल। क्या याद रखोगे? लघु मरुस्थल। यानी कच्छ से लेकर के बीकानेर तक मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी भाग देखिए क्या कहलाता है? लघु मरुस्थल कहलाता है। और इसी लघु मरुस्थल को आप देखिए मित्रों यहां से लिटिल डेजर्ट भी बोल सकते हैं। लिटिल डेजर्ट, यानी इसको लिटिल डेजर्ट के नाम से आप पुकार सकते हैं। अब यहां से देखिए आपके सामने ये राजस्थान का यहां पर देखो जिला है जिसका नाम है जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। इस जैसलमेर जिले में देखिए आपके सामने एक स्थलाकृति पाई जाती है, और उस स्थलाकृति का मित्रों देखिए नाम क्या है? तो यहां पर आपको याद रखना है लाठी सीरीज। कौन सी सीरीज है? यहां पर लाठी सीरीज है। अब इस लाठी सीरीज की हम देखिए यहां से खास बात पढ़ते हैं कि इनकी खास बात है वो क्या रहेगी। तो मित्रों सबसे पहले देखिए यहां से हम लाठी सीरीज को पढ़ते हैं कि लाठी सीरीज है इनकी क्या विशेषता है। यहां पर है आपके सामने ये लाठी सीरीज, और इस लाठी सीरीज की बात करते हैं तो मित्रों ये लाठी सीरीज देखो है कहां पर? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि लाठी सीरीज है ये इस मरुस्थल में राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाई जाती है। और इस जैसलमेर जिले में आपके सामने देखिए दो स्थान है। इस जैसलमेर जिले में आपके सामने दो स्थान है, जिसमें एक का नाम तो है पोखरण, एक का नाम तो है आपके सामने पोखरण, और दूसरा नाम है आपके सामने मोहनगढ़। एक तो पोखरण है और दूसरा आपके सामने मोहनगढ़ है। तो यहां पर जब पोखरण और मोहनगढ़ की बात करेंगे मित्रों, तो पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य देखिए यहां पर आपके सामने एक भूगर्भीय जल की एक चौड़ी पट्टी है। यहां पर जैसलमेर में पोखरण और मोहनगढ़ है, उनके बीच में यहां पर आपके सामने मित्रों एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है। और इस भूगर्भीय जल की अगर हम चौड़ी पट्टी की बात करें तो इस पट्टी में आपके सामने देखिए ये जो पहले भूगर्भीय जल की जो चौड़ी पट्टी है ये पट्टी कहलाती है आपके सामने देखो लाठी सीरीज। क्या कहलाती है? लाठी सीरीज कहलाती है। तो यानी जैसलमेर में जो आपके सामने पोखरण और मोहनगढ़ है उनके बीच में जो भूगर्भीय जल की जो चौड़ी पट्टी है वो पट्टी कहलाती है आपके सामने लाठी सीरीज। और मित्रों इस लाठी सीरीज की बात करते हैं
तो इस लाठी सीरीज में यहां पर आपके सामने एक उपयोगी घास पाई जाती है और उस घास का नाम है आपके पास में सेवण घास। मित्रों कौन सी घास है? यहां पर सेवण घास है। तो सेवण घास तो पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा यहां पर आपके सामने दामन घास पाई जाती है, इसके अलावा करड़ घास पाई जाती है, करड़ के अलावा यहां पर अंजन घास पाई जाती है, इसके अलावा यहां पर मुरात घास पाई जाती है। तो यानी सेवण है, दामन है, करड़ है, अंजन है, मुरात है, ये घास भी आपके सामने इस लाठी सीरीज में पाई जाती है। लेकिन इस लाठी सीरीज में जो मुख्य रूप से जो आपके सामने जो घास आती है वो कौन सी आती है? यहां से सेवण घास आती है। और इस सेवण घास की मित्रों हम जब बात करते हैं कि जो सेवण घास है, ये सेवण घास जब देखिए सूख जाती है, जब ये सेवण घास सूख जाती है तो सूखने के बाद में इस घास को कहा जाता लिल्लोन घास। क्या कहा जाता है? इसको लिल्लोन घास कहा जाता है। लेकिन जब इस सेवण घास को देखिए सूख जाने पर लिल्लोन कहा जाता है, या स्थानीय भाषा में देखो इसको लिल्लोन कहा जाता है। लेकिन इस सेवण घास का जब हम वैज्ञानिक नाम देखते हैं मित्रों, इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम देखिए क्या रहता है। तो यहां पर इसका जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो रहेगा आपके सामने देखो लस्यूरुस सिंडिकोस। यानी जो सेवण घास है, इस सेवण घास को देखिए स्थानीय भाषा में तो क्या कहा जाता है? लिल्लोन कहा जाता है। जबकि ये सेवण घास है, इसका वैज्ञानिक नाम है, वो वैज्ञानिक नाम देखिए आपके सामने क्या रहेगा? लस्यूरुस सिंडिकोस रहेगा। मित्रों शब्द थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस शब्द को यदि आप टुकड़ों में याद करोगे तो ऐसे आप इनको टुकड़ों में याद करो। देखो इसको टुकड़े में आप जब याद करोगे तो कैसे करोगे? पहले आप लस्सी बोलोगे, उसके बाद में आप यू बोलोगे, उसके बाद में आप रूस बोलोगे, उसके बाद आप सिंडी बोलोगे, उसके बाद में कुस बोलोगे। यानी टुकड़े कर लो, लस्सी यू रूस सिंडी कुस, लस्सी यू रूस सिंडी कुस। और उसके बाद में आप इस शब्द को एक साथ बोलेंगे कि लस्यूरुस सिंडिकोस। ये लस्यूरुस सिंडिकोस देखिए आपके सामने सेवण घास का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और ये जब सूख जाती है तो सूखने के बाद में इसको क्या कहा गया है? लिल्लोन कहा गया है। और इसी सेवण घास को अगर स्थानीय भाषा में पूछे तो भी आपको लिल्लोन बताना। ये जो सेवण घास है मित्रों आपके सामने, ये आपके सामने देखिए दुधारू जो पशु है, उन दुधारू पशुओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती। ये दुधारू पशुओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है मित्रों, सबसे ज्यादा इनके लिए उपयोगी रहती है। तो ये बात तो आपको यहां से याद रखनी है, लाठी सीरीज। मित्रों ध्यान दीजिए कि लाठी सीरीज है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाई जाती है। और जैसलमेर जिले में आपको एक तो स्थान मिलेगा पोखरण और दूसरा स्थान मिलेगा आपको मोहनगढ़। तो पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य ये भूगर्भीय जल की एक चौड़ी पट्टी है और इस पट्टी की लंबाई आप देखोगे तो लगभग आपको 64 किलोमीटर मिलेगी। और इसी भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी को कहा जाता लाठी सीरीज। इस लाठी सीरीज में सेवण घास पाई जाती है, इसके अलावा दामन पाई जाती है, इसके अलावा करड़ पाई जाती है, इसके अलावा अंजन पाई जाती है और उसके बाद में मुराद पाई जाती है। तो ये घासें आपके सामने इसी लाठी सीरीज में मिलती है। लेकिन सेवण घास है, इस सेवण घास को स्थानीय भाषा में तो बोला गया लिल्लोन, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम है लस्यूरुस सिंडिकोस। और ये सेवण घास है, ये दुधारू जो पशु है उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो मित्रों आप यहां से इस लाठी सीरीज को यहां से याद करेंगे और साथ के साथ मित्रों आप इनका स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में हम आगे की स्थिति को और समझते हैं। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों आगे की बात यहां से हम और करते हैं कि इस मरुस्थल में और कौन कौन सी यहां पर स्थिति है या इस्तला करती है वो पाई जाती है। देखो अगर हम देखिए पूरे राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान का मानचित्र देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहता है।
मित्रों यहां पर आपके सामने देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है और इस मानचित्र में आप ये देखोगे कि राजस्थान में इस मरुस्थल की हम यहां से स्थिति देखें तो राजस्थान में मरुस्थल की स्थिति तो आपके सामने देखिए ये रहती है, ये आपके सामने यहां पर मरुस्थल की स्थिति रहती है, लेकिन इस मरुस्थल में देखिए जल का अभाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग वो कर लिया जाता है। तो मित्रों यहां से आपके सामने एक स्थिति रहेगी कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान का जो मरुस्थल है या राजस्थान है, इस राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने की विधियां हैं वो क्या क्या कहलाती है। राजस्थान का जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में देखिए पानी को इकट्ठा करने की विधि, पानी को इकट्ठा करने की विधियां, देखो मित्रों यहां से आपके सामने स्थिति आ रही कि राजस्थान है या राजस्थान का जो मरुस्थल है, उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती। तो यहां पर देखिए मित्रों आपके सामने ये मरुस्थल का भाग है। तो यहां से आपसे ये कहेगा कि राजस्थान के संपूर्ण मरुस्थल में, मित्रों संपूर्ण मरुस्थल की बात करते हैं तो संपूर्ण मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि है वो क्या कहलाती है। तो याद रखना आपको टांका कहलाती है। यानी संपूर्ण जो मरुस्थल है उस संपूर्ण मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती है, टांका कहलाती है। उसके बाद भी मैंने कहा कि ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल को देखिए दो भागों में बांटा गया, इधर आपके सामने शुष्क है और इधर आपके सामने अर्ध शुष्क है। लेकिन यहां से आपसे ये कहेगा कि अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है, मित्रों अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती। अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है और वहां पर पानी को इकट्ठा करने की विधि है वो क्या कहलाती है। तो वहां पर आपको एक शब्द याद रखना है, टोबा। यानी संपूर्ण मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि टांका और अर्ध शुष्क मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि कहलाती है टोबा। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर आपके सामने ये शेखावाटी क्षेत्र है, यहां पर आपके सामने शेखावाटी क्षेत्र है। तो मित्रों अगर हम इस शेखावाटी क्षेत्र की बात करते हैं, शेखावाटी क्षेत्र की बात करते हैं तो शेखावाटी क्षेत्र में पानी को इकट्ठा करने की विधि है वो क्या कहलाती। तो यहां पर मित्रों आपको याद रखना है सर या सरोवर, क्या कहलाती है, सर या सरोवर। तो यहां से तीन यहां पर स्थिति आ चुकी है कि संपूर्ण राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने की विधि टांका कहलाती और अर्ध शुष्क मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि टोबा कहलाती और शेखावाटी क्षेत्र में पानी को इकट्ठा करने की विधि सर या सरोवर कहलाती है। उसके बाद में मित्रों यहां पर आपके सामने राजस्थान का जिला है देखो जोधपुर, और इस जोधपुर जिले में देखिए पानी को इकट्ठा करने की विधि है वो क्या कहलाती है। तो यहां से आप याद रखोगे नाड़िया झालरा, नाड़िया झालरा। यानी जोधपुर जिले में पानी को इकट्ठा करने की विधि है वो क्या कहलाती है। तो जोधपुर में पानी को इकट्ठा करने की विधि नाड़िया झालरा कहलाती है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर ये राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र है, ये राजस्थान का यहां पर सीमावर्ती क्षेत्र है। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की जब बात आती है, सीमावर्ती जिले, तो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में देखिए पानी को इकट्ठा करने की विधि है वो क्या कहलाती है। तो यहां से आपको याद रखना कुई या बैरी कहलाती, कुई या बैरी कहलाती। तो यहां से देखिए इस्तलाकृति आ रही है आपके सामने, तो टांका के रूप में, एक टोबा के रूप में, एक सर या सरोवर, एक आ रही है नाड़ी झालरा, एक आ रही है कुई या बैरी। तो मित्रों यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप क्या करोगे कि सबसे पहले अगर हम संपूर्ण मरुस्थल को देखते हैं
तो संपूर्ण मरुस्थल में देखो पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती है? पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती है? टांका कहलाती। उसके बाद में देखिए जब हम अर्ध शुष्क मरुस्थल को पढ़ते हैं तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में देखो पानी को इकट्ठा करने की विधि है वो क्या कहलाती है? तो यहां से आप देखोगे वहां वो टोबा कहलाती। उसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में देखो पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती है? तो वहां पर आपके सामने स्थिति आ रही है सर या सरोवर की। क्या रही मित्रों? सर या सरोवर की। तो संपूर्ण मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि टांका, अर्ध शुष्क मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि टोबा और शेखावाटी क्षेत्र में पानी को इकट्ठा करने की विधि सर या सरोवर कहलाती है। उसके बाद में मित्रों यहां से आप आगे देखेंगे तो यहां पर देखिए राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उस सीमावर्ती जिलों में पानी को इकट्ठा करने की विधि कुई या बैरी कहलाती है। और राजस्थान के जोधपुर जिले में जब आप देखोगे तो जोधपुर जिले में पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती है? नाड़ी या छालरा कहलाती। लेकिन मित्रों अगर हम संपूर्ण राजस्थान की बात करें, संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने की विधि वो क्या कहलाती है? तो याद रखना है बावड़ी कहलाती। संपूर्ण राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने की विधि बावड़ी कहलाती और संपूर्ण मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि टांका कहलाती। अर्ध शुष्क मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि टोबा कहलाती और शेखावाटी क्षेत्र में पानी को इकट्ठा करने की विधि सर या सरोवर कहलाती। और जो जोधपुर जिला है वहां पर पानी को इकट्ठा करने की विधि नाड़ी या झालरा कहलाती। और सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती मित्रों? तो वहां पर आपके सामने कुई या बैरी होगी। अब यहां से देखो कि जब शेखावाटी क्षेत्र में हम कच्चे पक्के कुओं को देखते हैं, कच्चे पक्के कुएं, तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे पक्के जो कुएं हैं वो कुएं देखिए आपके सामने क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना वो जोहड़ कहलाते हैं। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे पक्के कुएं जोड़ कहलाते हैं और संपूर्ण राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने की विधि है वो बावड़ी कहलाती। इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? तो आप मित्रों इनका भी यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको साथ साथ नोट करना है कि राजस्थान के मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि है वो क्या कहलाती। तो पानी को इकट्ठा करने की विधियां मैंने आपके सामने यहां से रख दिए। अब हम आगे चलते हैं तो इस उत्तर पश्चिम मरुस्थल में देखिए आपके सामने कुछ रेत के टिल्ले पाए जाते। क्या पाए जाते? रेत के टिल्ले। उन रेत के टिल्लों को भी हम देखिए यहां से पढ़ते हैं। यहां से देखिए आपके सामने जो रेत के टिल्ले हैं वो कौन कौन से आते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है। तो मित्रों देखो सबसे पहले हम बात करते हैं धैर्यन की। सबसे पहले देखिए यहां से मित्रों हम बात करते हैं देखिए धैर्यन की। धैर्यन क्या होता है? धैर्यन क्या होता है? तो देखिए मित्रों यहां पर सबसे पहले अगर हम जैसलमेर जिले की बात करें तो जैसलमेर में देखिए जो स्थानांतरित तो वो जो बालू का टिल्ले हैं, स्थानांतरित बालू का स्तूप, यानी जैसलमेर में स्थानांतरित जो बालू का स्तूप है उन बालू का स्तूपों को देखिए मित्रों क्या कहा जाता है? तो याद रखना उनको धैर्यन कहा जाता है। मान लेते हैं कि जैसलमेर में कोई यहां से कोई बालू का स्तूप है और वो बालू का स्तूप देखिए आपके सामने क्या कहलाएगा? तो यहां से आप ध्यान रखिएगा कि उसको क्या कहा जाएगा? धैर्यन कहा जाएगा। यानी जैसलमेर है, इस जैसलमेर में स्थानांतरित जो बालू का स्तूप है उन बालू का स्तूप को क्या कहेंगे मित्रों? धैर्यन कहेंगे। तो ये बात तो आपको यहां से धैर्यन की रखनी है। धैर्यन के बाद में देखिए हम मित्रों यहां से आगे चलते हैं तो यहां से धैर्यन के बाद में एक स्थलाकृति आती है रेत के टिल्लों के रूप में और वो स्थलाकृति आपको मिलेगी देखिए धैर्यन में अलग अलग। देखो मान लेते हैं कि यहां पर देखिए आपके सामने एक तो धैर्यन देखिए यहां पर है, एक तो धैर्यन यहां पर है
और इसके पास में एक दरियन आपके सामने देखिए यहां पर है। ये दो दरियन की स्थिति आपके सामने आ रही है, ये दो दरियन है। देखो अगर यहां से मित्रों आप देख रहे हैं तो देखिए यहां पर आपके सामने देखो ये दरियन है, यहां पर आपके सामने ये क्या है, एक दरियन है। और ये दरियन आपके सामने देखिए कई प्रकार की आपको यहां से कुछ इस्तेलाह करती है वो बताएगा। यानी यहां पर आपके सामने ये दरियन की स्थिति आ रही है, ये दरियन की स्थिति आ रही है मित्रों। एक दरियन आपके सामने यहां है और एक दरियन उससे आपके सामने आगे आ रहा है। देखो मित्रों यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके सामने ये दो दरियन की स्थिति है वो आ चुकी है। एक दरियन और एक तरफ आपके सामने ये दूसरा दरियन शुरू हो गया है। यहां पर ये दो दरियन की स्थिति आपके सामने आ चुकी है मित्रों। अब यहां से देखिए प्रश्न की लैंग्वेज क्या रहेगी, यहां से जो स्थिति आपके सामने देखिए क्या रहेगी, तो इस बात को आप थोड़ा सा यहां से आप समझिएगा। यहां से मित्रों एक एक पॉइंट को आप यहां से समझिएगा कि यहां पर टाट रन कैसे बनता है, अभिनति कैसे बनता है, सेलिनास कैसे बनता है, उन सब की स्थिति को एक साथ हम देखिए यहां से पढ़ते हैं। देखिए यहां पर आप ये देखो कि सबसे पहले देखिए एक दरियन तो आपके सामने देखो यहां है, एक दरियन तो आपके सामने इधर है और एक दरियन मित्रों आपके सामने देखिए यहां पर है। ये दो दरियन की स्थिति आ गई। और दरियन किसको बोलते हैं कि जैसलमेर जिले में स्थानांतरित जो बालू का स्तूप है उन बालू का स्तूपों को क्या बोला गया है, दरियन बोला गया है। लेकिन मित्रों इस दो दरियन के बीच में देखिए आपसे अलग अलग यहां से स्थिति पूछेगा। ध्यान से समझिएगा कि दो दरियन है, इन दो दरियन के बीच में देखिए ये जो निम्न तल की भूमि है मित्रों, यहां से याद कीजिए कि दो दरियन है, उस दो दरियन के बीच में जो आपके सामने निम्न तल की भूमि है निम्न तल की भूमि है, वो निम्न तल की भूमि देखिए आपके सामने क्या कहलाती। तब तो मित्रों आपको यहां से याद रखना टाट या रन क्या कहलाती है, टाट ऑब्लिक रन ऑब्लिक अभिनति ऑब्लिक सेलिनास। मित्रों यहां से आप देखिएगा कि दो दरियन के बीच जो निम्न तल की भूमि है उस निम्न तल की भूमि को क्या बोला गया है, टाट बोला गया है, रन बोला गया है, अभिनति बोला गया है या सेलिनास बोला गया है। तो दो दरियन के बीच में जो निम्न तल की भूमि है वो भूमि क्या कहलाती है, टाट, रन, अभिनति या सेलिनास कहलाती है। लेकिन मित्रों यहां से आपसे देखिए एक प्रश्न और पूछेगा कि यहां पर आपके सामने देखिए स्थिति आ रही है रन के नाम से, स्थिति आ रही है मित्रों आपके सामने रन के नाम से। तो राजस्थान में आपसे यह भी पूछेगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन, तो वो बड़ा रन आपके सामने मित्रों रहेगा थोब रन। कौन सा रहेगा, थोब रन। और ये थोब रन कहां मिलेगा आपको, बाड़मेर जिले में मिलेगा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा रन है वो बड़ा रन कौन सा, थोब रन है जो बाड़मेर जिले में। लेकिन राजस्थान में यदि आपसे देखिए प्रमुख रन पूछे मित्रों, यहां पर आपसे प्रमुख रन पूछे तो प्रमुख रन आपको देखिए कौन कौन से बताने। एक तो रन है जिसका नाम है पोकरण रन। कौन सा रन है, पोकरण रन। उसके बाद में एक है आपके सामने भाकरी रन, पोकरण रन, उसके बाद में भाकरी रन। उसके बाद में आपके सामने एक रन आता है कन्नड़ रन, एक आता है आपके सामने कानोता रन और एक है आपके सामने बारमसर रन। यहां पर मित्रों आपके सामने एक रन आ रहा है बरमसर रन।
तो यहां पर बरमसर रन की बात करें, कानोता रन की बात करें, कन्नड़ रन की बात करें, बाकरी रन की बात करें, पोखरण रन की बात करें, तो ये सारे के सारे जो रन आपको मिलेंगे मित्रों वो आपके सामने कहां रहेंगे? तो याद रखना है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहां रहेंगे मित्रों? जैसलमेर में। तो मैंने कहा कि दो दरियन के बीच में जो निम्न तल की भूमि है वो निम्न तल की भूमि टाट, रन, अभिनति या सेलिनास कहलाती। क्या कहलाती है? सेलिनास। लेकिन राजस्थान में यदि हम प्रमुख रन की बात करते हैं तो प्रमुख रन आपको देखिए पोखरण रन, बाकरी रन, कन्नड़ रन, कानोता रन, बरमसर रन, ये आपको सारे के सारे कहां मिलेंगे? जैसलमेर में। एक आपके सामने देखिए थोबरन आ रहा है, ये थोबरन देखिए कहां है? बाड़मेर में, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन है मित्रों। उसके बाद में आपके सामने एक रन और आता है जिसका नाम है बाप रन। कौन सा रन है? बाप रन। ये जो बाप रन है ये आपके सामने देखो कौन से जिले में मिलेगा? तो याद रखना जोधपुर जिले में मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में मित्रों आगे देखें तो देखिए जो दो दरियन है उस दो दरियन के बीच में जो निम्न तल की भूमि है और उस निम्न तल की भूमि में यदि वर्षा का पानी जमा हो जाए मित्रों, यहां पर यदि वर्षा का पानी जमा हो गया, दो दरियन के बीच में जो निम्न तल की भूमि है और उस भूमि में देखिए क्या हो गया? यहां पर वर्षा का पानी है वो जमा हो गया। जब यहां पर देखिए वर्षा का पानी जमा हो रहा है, यहां वर्षा का मित्रों देखो पानी जमा हो रहा है, तो वर्षा का पानी जमा होने पर देखिए इसको क्या कहा जाएगा? तब आपको याद रखना यहां से आपको याद रखना थल्ली या तल्ली। मित्रों यहां से आप इसका नाम बताओगे कि जब दो दरियन के बीच में निम्न तल की भूमि में वर्षा का पानी जमा हो जाता, तो वर्षा का पानी जब जमा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो यहां पर आप बोल सकते हैं इसको थल्ली या तल्ली। क्या बोल सकते हैं मित्रों? तल्ली या थल्ली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तल्ली या थल्ली बोल सकते हैं। तो दो दरियन के बीच निम्न तल की भूमि टाटरन, अभिनति, सेलिनास है और दो दरियन के बीच जब निम्न तल की भूमि में वर्षा का पानी जमा हो जाए, तो वर्षा का पानी जमा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो वहां पर आप थल्ली या तल्ली बोल सकते हैं, थल्ली या तल्ली बोल सकते। उसके बाद में देखो मित्रों कि यहां पर आपके सामने दो दरियन की स्थिति आ रही और जब दो दरियन के बीच में देखिए मित्रों, यहां पर जब दो दरियन के बीच में जो निम्न तल की भूमि है और उस भूमि में देखो यहां पर वर्षा का पानी जमा हो गया, यहां पर वर्षा का पानी जमा हो गया और जब वर्षा का पानी यहां पर जमा हो रहा है तो वर्षा का पानी जमा होने के कारण यहां पर एक अस्थायी झील का निर्माण होगा। मित्रों क्या होगा? यहां पर एक अस्थायी झील का निर्माण होगा और उस अस्थायी झील को देखिए क्या बोला जाएगा? उस अस्थायी झील को मित्रों क्या बोला जाएगा? तो वहां पर आप लोग बता सकते हैं उसको बोला जाएगा पलाया झील। मित्रों क्या बोला जाएगा? पलाया झील। तो दो दरियन के बीच जो निम्न तल की भूमि है वो निम्न तल की भूमि तो देखिए केवल टाटरन, अभिनति, सेलिनास है और दो दरियन के बीच जो निम्न तल की भूमि है और उस भूमि में वर्षा का पानी जमा हो गया तब वो क्या कहलाता? तल्ली या थल्ली कहलाता है। लेकिन जब दो दरियन के बीच में जो निम्न तल की भूमि है और उस भूमि में देखिए वर्षा का पानी जमा हो रहा है और जमा होने के बाद में देखिए जब वो अस्थायी झील का निर्माण कर रहा तो उसको बोला जाएगा पलाया। क्या बोला जाएगा? पलाया बोला जाएगा मित्रों। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर कर दें यहाँ पे। और उसके बाद में देखो आगे की स्थिति को और यहां से समझिएगा। ये दो दरियन के बीच में देखो यहां पर ये निम्न तल की भूमि है, दो दरियन के बीच में यहां पर ये निम्न तल की भूमि है मित्रों। और ये निम्न तल की भूमि या जो निम्न तल की जो झील है वो झील देखिए जब आपके सामने कग्गारों से घिर जाती है मित्रों, जब ये कग्गारों से घिर जाती है निम्न तल की झील या जो अस्थायी झील है ये कग्गारों से आपके सामने देखिए जब घिर जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या बोला जाएगा? तब वहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे उसको बोला जाएगा खड़ीन। क्या बोला जाएगा मित्रों? खड़ीन बोला जाएगा। और इन्हीं खड़ीनों का जब आप निर्माण देखेंगे तो वो निर्माण किसने करवाया?
तो आप याद रखेंगे पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया। किसने करवाया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया। तो यहां से देखिए निम्न तल की जो भूमि है और उस भूमि में जो अस्थायी झील है, और वो अस्थायी झील अगर देखिए आपके सामने मित्रों देखिए किससे गिर जाती है? कग्गारों से गिर जाती है। तो कग्गारों से गिरने के कारण उसको देखिए क्या बोला जाएगा? खड़ीन बोला जाएगा। और खड़ीनों का जो निर्माण है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। बोलिए मित्रों, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आपके दिमाग में फीड हुई या नहीं हुई? देखिए वापस देखिएगा पे, मैंने कहा कि दर्यन, दर्यन किसको बोलते? तो मित्रों आप ध्यान रखें कि दर्यन है ये जैसलमेर में जो स्थानांतरित जो बालू का स्तूप है, उन बालू का स्तूपों को दर्यन बोला जाता है। लेकिन दो दर्यन के बीच में जो निम्न तल की भूमि है, वो निम्न तल की भूमि देखिए टाट रन अभिनति या सेलिनास कहलाती। लेकिन यहां से मैंने कहा कि राजस्थान में कई प्रकार के रन बनते। उन रन में आप देखोगे तो आपको थोब रन मिलेगा बाड़मेर में, आपको बाप रन मिलेगा जोधपुर में, और उसके अलावा आपको पोखरण, भाकरी, कन्नड़, कानोता, बरमसर रन मिलेगा, ये मिलेंगे जैसलमेर में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो रन है वो कौन सा है? थोब रन है बाड़मेर का। उसके बाद में यहां से याद वापस करो कि दो दरियन के बीच में जो निम्न तल की भूमि है, उस भूमि में देखो जब वर्षा का पानी जमा हो रहा है, तो जैसे ही वर्षा का पानी वहां जमा हो जाएगा, तो वर्षा का पानी जमा होगा तो उसको क्या बोल देंगे? तल्ली या थल्ली बोल देंगे। क्या बोल देंगे मित्रों? तल्ली या थल्ली बोल देंगे। फिर दो दरियन के बीच में जो निम्न तल की भूमि है, और उस भूमि में जब देखिए वर्षा का पानी जमा होकर के देखिए यहां पर जब अस्थायी झील का निर्माण कर देता, तो अस्थायी झील को क्या बोला जाएगा? यहां पलाया बोला जाएगा। फिर दो दरियन के बीच में जो निम्न तल की भूमि है, और उस भूमि में वर्षा का पानी जमा होकर के यहां अस्थायी झील का जब निर्माण करता, तो ये निम्न तल की जो झील है, ये झील किससे गिर जाती है? ये कग्गारों से गिर जाती है। तो कग्गारों से गिर जाने के कारण उसको क्या बोला जाएगा? खड़ीन बोला जाएगा। और इन्हीं खड़ीनों का निर्माण कौन से ब्राह्मण करवाते हैं? पालीवाल ब्राह्मण करवाते। तो ये बात थी मित्रों दरियन और दरियन के अंदर की स्थिति। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट है वो ले लें मित्रों, यहां से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद में मैं आपको दरियन के बाद में देखिए बरखान की स्थिति बताता हूं, अनुधारदे रेत का टिल्ला बताता हूं, बरखान के बारे में बता देता हूं, बहुत सारे अभी टिल्ले आएंगे। यहां तक आपने देखिए सारी की सारी यहां से आपने स्थिति को समझ लिया। अब यहां से देखिए हम आगे चलते हैं मित्रों, तो आगे की स्थिति को आप यहां से देखिए और समझे। यहां से आप आगे की स्थिति है उसको और समझे। देखिए आपके सामने एक रेत का टिल्ला और है जिसका नाम है मित्रों बरखान। देखिए बरखान रेत का टिल्ला। अब ये बरखान रेत का टिल्ला देखिए क्या होता है। तो मित्रों यहां से आप बरखान रेत के टिल्ले को जब पढ़ेंगे तो इनकी खास बात को देखो। यानी जब आप राजस्थान का जैसलमेर जिला देखोगे तो इस जैसलमेर जिले में आपको देखिए कुछ अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले। ये अर्धचंद्राकार टिल्ले जो आपके सामने देखिए क्या होंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होंगे। एक स्थान से मित्रों दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखिए क्या होते जाएंगे? स्थानांतरित होते जाएंगे। तो जैसलमेर में रेत के अर्धचंद्राकार टिल्ले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखिए मित्रों क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो वो रेत के टिल्ले कौन से टिल्ले होंगे? बरखान रेत के टिल्ले होंगे। लेकिन मित्रों बरखान रेत के टिल्लों की बात करें तो इन टिल्लों की जो आकृति है, इन टिल्लों की जो आकृति है वो आकृति आपके सामने देखिए किसके समान रहती है? तो यहां पर आप कह सकते हैं भैंस के सींग के समान। यानी इनकी जो आकृति है वो आकृति देखिए कैसी रहती है? भैंस के सींग के समान रहती है। और ये जो टिल्ले आपके सामने रहते हैं, जो अर्धचंद्राकार टिल्ले होते हैं, वो टिल्ले राजस्थान में आपके सामने देखो सर्वाधिक नुकसानदायी होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों? नुकसानदायी होते हैं। और नुकसानदायी होने के साथ साथ ये सर्वाधिक गतिशील भी होते हैं।
गतिशील होते हैं। यानी ध्यान रखिए मित्रों कि जो बरखान रेत के टिल्ले हैं वो कौन से होते हैं। तो पहले इनकी परिभाषा देखें कि राजस्थान में रेत के अर्धचंद्राकार टिल्ले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं वो रेत के टिल्ले बरखान रेत के टिल्ले कहलाते हैं। इन बरखान रेत के टिल्लों की जो आकृति है वो भैंस के सींग के समान होती है। ये राजस्थान में सर्वाधिक नुकसानदायी होते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील होते हैं। और ये कैसे टिल्ले होंगे? अर्धचंद्राकार टिल्ले होंगे। तो राजस्थान में देखिए जो बरखान रेत के टिल्ले हैं वो बरखान रेत के टिल्ले आपके सामने राजस्थान में आप देखोगे तो जैसलमेर जिले में मिलते हैं सबसे ज्यादा। तो राजस्थान में यदि हम सबसे प्राचीन बरखान की बात करें, राजस्थान में सबसे प्राचीन बरखान की बात करें तो प्राचीन बरखान तो आपको राजस्थान के जैसलमेर जिले में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे मित्रों? जैसलमेर जिले में मिलेंगे। और यदि राजस्थान में सबसे नवीनतम बरखान आप देखोगे तो सबसे नवीनतम बरखान आपको कहाँ मिलेंगे? तो याद रखना भालेरी। कहाँ मिलेंगे? भालेरी, जो सरदार शहर जो चूरू जिले में आता है वहां पर आपको नए बरखान मिलेंगे। मित्रों ध्यान रखिए कि राजस्थान में सबसे प्राचीन बरखान कहां पाए जाते हैं? तो सबसे प्राचीन जो बरखान है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। जबकि राजस्थान में सबसे नवीनतम बरखान है वो कहां पाए जाते हैं? बालेरी, सरदार शहर, चूरू में पाए जाते हैं। ये ऐसे रेत के टिल्ले हैं जो सबसे ज्यादा नुकसानदायी होते हैं, सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। और ये टिल्ले कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार टिल्ले होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखिए स्थानांतरित होते रहते हैं। इनकी आकृति भैंस के सींग के समान होती है। तो ये बरखान रेत के टिल्लों में आप इनकी परिभाषा लिखेंगे, साथ में इनकी जो विशेषता है वो लिखेंगे। आप इनकी परिभाषा ऐसे लिखें कि रेत के अर्धचंद्राकार टिल्ले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं वो रेत के टिल्ले बरखान रेत के टिल्ले कहलाते हैं। ये रेत के टिल्ले हैं, ये राजस्थान में सर्वाधिक नुकसानदायी होते हैं, सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। और राजस्थान में इस टिल्लों की जो आकृतियां हैं वो भैंस के सींग के समान होती है। और राजस्थान में सबसे प्राचीन जो बरखान मिलेगा वो जैसलमेर में मिलेगा। और सबसे नवीन जो बरखान है वो आपको भालेरी, सरदार शहर, चूरू में मिलेगा। ये बरखान की स्थिति आ गई। अब इस बरखान की बात करते हैं तो बरखान से देखिए मित्रों आपके सामने जो छोटा आकार है, छोटा आकार, वो छोटा आकार आपके सामने देखिए कौन से टिल्ले का रहता है? तो यहां पर आप याद रखें अनुप्रस्थ रेत के टिल्लों का। कौन से टिल्लों का? अनुप्रस्थ रेत के टिल्लों का। यानी जब अनुप्रस्थ की बात करते हैं और बरखान की बात करें तो ये अनुप्रस्थ रेत का टिल्ला भी देखिए अर्धचंद्राकार ही होता है। मित्रों ये भी अर्धचंद्राकार होता है और इनका आकार है वो बरखान से देखिए छोटा होता है। यानी अनुप्रस्थ जो रेत का टिल्ला है वो देखिए आपके सामने बरखान से आकार में छोटा होता है, या बरखान है वो अनुप्रस्थ से आकार में बड़ा होता है। अब देखो यहां से अनुप्रस्थ रेत के टिल्ले की, तो आप इनका भी यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, आप यहां से भी इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अनुप्रस्थ रेत के टिल्ले को पढ़ें। देखो अब आपके सामने देखिए मित्रों आगे जो रेत का टिल्ला है उस टिल्ले का नाम है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ रेत का टिल्ला। यानी अनुप्रस्थ रेत के टिल्ले कौन से होते हैं? तो यहां से आप ध्यान रखिए मित्रों कि ऐसे रेत के टिल्ले, ऐसे रेत के टिल्ले, ऐसे रेत के टिल्ले ऐसे रेत के टिल्ले जो वायु वेग की दिशा के समकोण पर बनते हैं। मित्रों यहां से आप देखिए कि अनुप्रस्थ जो रेत का टिल्ला होता है वो टिल्ला देखिए कौन सा होगा?
तो ध्यान रखिएगा कि अनुप्रस्थ रेत का टिल्ला वो रेत का टिल्ला होता है जो वायु वेग की दिशा के देखिए समकोण पर बनते। ऐसा रेत का टिल्ला जो वायु वेग की दिशा के समकोण पर बनते, वो रेत के टिल्ले आपके सामने देखिए कौन से होंगे, अनुप्रस्थ रेत के टिल्ले होंगे। अब इन अनुप्रस्थ रेत के टिल्लों की बात करें तो मित्रों इन टिल्लों को कहा जाता है आडे रेत के टिल्ले। इनको आडे रेत के टिल्ले कहा जाता, आडे रेत के टिल्ले कहा जाता है। और ये जो टिल्ले होते हैं मित्रों, ये आपके सामने अगर आकार में देखें, आकार में देखें तो ये बरखान से छोटे होते हैं मित्रों, बरखान से छोटे होते हैं, बरखान से छोटे, यानी बरखान का आकार है वो अनुप्रस्थ से बड़ा होता है, जबकि अनुप्रस्थ का आकार है वो बरखान से छोटा होता है। ठीक है, और उनके बाद में ये टिल्ले कैसे होंगे, तो याद रखना ये अर्धचंद्राकार होते हैं मित्रों। कैसे होंगे, अर्धचंद्राकार होंगे। तो यहां से आप 2-3 बातें याद रखिए। बरखान रेत का टिल्ला हमने पढ़ा, फिर अनुप्रस्थ आया। तो अनुप्रस्थ रेत के टिल्ले वो रेत के टिल्ले होते हैं जो वायु वेग की दिशा के समकोण पर बनते, वो रेत के टिल्ले अनुप्रस्थ रेत के टिल्ले कहलाते। इन टिल्लों को देखिए आड़े रेत के टिल्ले कहा जाता, इनको आड़े रेत के टिल्ले कहा जाता। और इनका जो आकार है वो बरखान से मित्रों क्या होता है, छोटा होता है। और ये भी कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार होते। तो ये स्थिति आई आपके सामने अनुप्रस्थ रेत के टिल्लों की। हुई बात यहां तक। अब देखो मित्रों आगे हम देखें, अनुप्रस्थ हो गया, धैर्यन हो गया, बरखान हो गया। अब यहां से एक टिल्ला आपके सामने रहेगा और उस टिल्ले का नाम है मित्रों आपके सामने अनुदार्दे, अनुदार्दे रेत का टिल्ला। देखिए मित्रों अनुदार्दे, अनुप्रस्थ के बाद में आ रहा है आपके सामने अनुदार्दे रेत का टिल्ला। इस अनुदार्दे रेत के टिल्ले को देखिए मित्रों कहा जाता रेखीय, इनको रेखीय रेत का टिल्ला कहा जाता। इस टिल्ले को दोस्तों आपके सामने पवनानुवर्ती रेत का टिल्ला कहा जाता, इसको पवनानुवर्ती रेत का टिल्ला कहा जाता, इसको रेखीय कहा जाता अनुदार्दे रेत के टिल्ले को। अब इसकी खास बात देखो मित्रों, इसकी खास बात क्या है, देखो ये कौन से टिल्ले होते हैं। तो यहां से इसकी परिभाषा ध्यान रखना कि ऐसे रेत के टिल्ले, ऐसे रेत के टिल्ले जो वायु वेग की बहाव दिशा के समानांतर बनते हैं, देखिए मित्रों यहां पर आपके सामने आ रहा है, आपके सामने मित्रों आ रहा है अनुदार्दे रेत का टिल्ला। अनुदार्दे रेत के टिल्ले को कहा गया है रेखीय या कहा गया इसको पवनानुवर्ती रेत का टिल्ला। ये रेत का टिल्ला है, इनकी परिभाषा क्या है, तो ऐसे रेत के टिल्ले जो वायु वेग की दिशा के, वायु वेग की बहाव दिशा के समानांतर पर बनते, वो रेत के टिल्ले अनुदार्दे। लेकिन मित्रों यहां से आपसे आगे और क्या बात पूछेगा कि जो पवनानुवर्ती रेत के टिल्ले या रेखीय रेत के टिल्ले या अनुदार्दे रेत के टिल्ले, इन टिल्लों के समानांतर, इन टिल्लों के समानांतर, इन टिल्लों के समानांतर चलने वाली हवा दो रेत के टिल्लों की मिट्टी को उड़ाकर उसे रेत रहित कर देती है।
रेत रहित कर देती है। तो देखिए यहां पर मैंने एक परिभाषा आपके सामने और लिखी है कि रेखीय या पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य रेत का टिल्ला कौन सा होता है। तो ऐसे रेत के टिल्ले जो वायु वेग के बहाव दिशा के समानांतर बनते, वो टिल्ले तो आपके अनुदैर्ध्य, रेखीय या पवनानुवर्ती है। लेकिन इन अनुदैर्ध्य, रेखीय या पवनानुवर्ती रेत के जो टिल्ले, इन टिल्लों के समानांतर चलने वाली जो हवा है, वो हवा दो रेत के टिल्लों की मिट्टी को वहां से उड़ा करके ले जाती है और उसे रेत रहित कर देती है। जो रेत रहित जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मित्रों कहा जाता है गासी। क्या कहा जाता है? उसको गासी कहा जाता है। मित्रों याद रखिएगा, उसे गासी कहा जाता है। और इसी गासी के अगल बगल, मित्रों यहां से जो गासी है, उस गासी के अगल बगल जो रेत का टिल्ला बनता, अगल बगल जो रेत का टिल्ला बनता, यानी गासी के अगल बगल जो टिल्ला बनता है, उस टिल्ले को देखिए क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसको रेत कटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेत कटक बोला जाता है। उसको मित्रों अलभ स्तूप बोला जाता है, उसको अलभ स्तूप बोला जाता है। इसी को मित्रों सीप कहा जाता है। जिनकी आकृति देखिए आपको कैसी मिलेगी, तो वहां पर आप ध्यान रखें, उनकी आकृति आपको तलवार के समान मिलेगी। कैसी मिलेगी? तलवार के समान। तो मित्रों यहां से आपने देखा कि जो अनुदैर्ध्य रेत के टिल्ले हैं, उनके समानांतर चलने वाली जो हवा है, वो हवा दो रेत के टिल्लों की मिट्टी को वहां से उड़ा करके उसे रेत रहित कर देती है। और जो भाग बचता है, वो भाग कहलाता मित्रों आपके सामने गासी। और गासी के अगल बगल जो रेत के टिल्ले बनते हैं, वो टिल्ले क्या कहलाते हैं? आपके सामने रेत कटक कहलाते हैं, आपके सामने रेत कटक कहलाते हैं, अलभ स्तूप कहलाते हैं, सीप कहलाते हैं। और इनकी आकृति है वो कैसी होती है? तलवार के समान होती है। लेकिन मित्रों जब इस गासी की बात करते हैं, तो इसी गासी से देखिए आपके सामने ऊंटों का एक काफिला गुजरता है। ऊंटों का काफिला, यहां से ऊंटों का काफिला है वो गुजरता। जब यहां से ऊंटों का काफिला गुजरता है, तो उसे कहा जाता है आपके सामने मित्रों कारवां मार्ग। उसको कहा जाता है कारवां मार्ग, उसको कारवां मार्ग बोला जाता। तो यहां से भी देखिए कई प्रकार की स्थिति आपके सामने आई, कई प्रकार की स्थिति मित्रों आपके सामने आई कि अनुदैर्ध्य रेत का टिल्ला या रेखीय रेत का टिल्ला या पवनानुवर्ती रेत का टिल्ला, कौन सा टिल्ला होता है? तो ऐसे रेत के टिल्ले जो वायु वेग की बहाव दिशा के देखे समानांतर बनते, वो टिल्ले पवनानुवर्ती है, रेखीय या अनुदैर्ध्य रेत का टिल्ला। लेकिन अनुदैर्ध्य रेत के टिल्लों के समानांतर चलने वाली जो हवा है, वो हवा देखिए दो रेत के टिल्लों की मिट्टी को वहां से उड़ाकर उसे रेत रहित कर देती है। जो रेत रहित भाग है, जो टिल्ला बच रहा है, वो बच रहा भाग वो किसका रहेगा? तो याद रखना वो गासी का रहेगा। और इसी गासी के अगल बगल यहाँ पर कुछ छोटे छोटे रेत के टिल्ले बनते, उन टिल्लों को कहा गया है रेत कटक, अलभ स्तूप या फिर इनको सीप कहा जाएगा। और इनकी आकृति कैसी रहेगी? तलवार के समान रहेगी। और इसी गासी से होकर के देखो ऊंटों का काफिला गुजरता, जिसको कारवां मार्ग बोला जाता। क्या बोला जाएगा मित्रों? कारवां मार्ग बोला जाएगा। तो ये आपके सामने अनुदैर्ध्य रेत का टिल्ला हुआ। उसके बाद में मित्रों हम आगे देखिए बात करते हैं अनुदैर्ध्य रेत के टिल्लों के बाद में आगे हम बात करते हैं। तो देखिए मित्रों यहां पर आपके सामने एक टिल्ला तो आता है जिसका नाम तो है पैराबोलिक, पैराबोलिक रेत का टिल्ला। और एक आता है आपके सामने मित्रों शबरकाफिज, शबरकाफिज, यानी एक शबरकाफिज है और एक पैराबोलिक रेत का टिल्ला। इन दोनों टिल्लों को एक साथ समझिएगा। देखो
पैराबोलिक रेत का टिल्ला कौन सा टिल्ला होता है और सबरकाफिज रेत का टिल्ला वो कौन सा होता है। तो इनकी परिभाषा तो क्या होगी कि ऐसे टिल्ले जो बड़ी वनस्पति की जड़ों की आड़ में बनते हैं। आड़ में बनते हैं। यानी ऐसे रेत के टीले जो बड़ी वनस्पति की जड़ों की आड़ में बनते हैं वो रेत के टीले तो पैराबोलिक होते हैं। और मित्रों जो आपके सामने छोटी वनस्पति है उस छोटी वनस्पति की जड़ों की आड़ में जो रेत का टिल्ला बनता, छोटी वनस्पति की जड़ों की आड़ में जो रेत के टिल्ले बनते हैं वो टिल्ले कहलाते हैं सबरकाफिज। मित्रों जो आपके सामने देखिए पैराबोलिक रेत के टिल्ले, वो टिल्ले कैसे होंगे, तो ऐसे रेत के टिल्ले जो बड़ी वनस्पति की जड़ों की आड़ में बनते हैं वो तो पैराबोलिक है, और जो छोटी वनस्पति की जड़ों की आड़ में बनते हैं वो रेत के टिल्ले आपके सामने सबरकाफिज है। लेकिन यहां पर मित्रों आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो पैराबोलिक रेत का टिल्ला है, इन टिल्लों की अगर हम आकृति देखें, इनकी जब हम आकृति देखें तो इनकी आकृति है वो रहती है आपके सामने महिला के बालों में लगने वाली पिन के समान जो आकृति है वो कौन से टिल्लों की है, पैराबोलिक की। अब देखो मित्रों यहां से जब आप ये देखोगे कि मान लेते हैं कि यहां पर तो आपके सामने देखिए एक बड़ा पेड़ है, यहां पर तो मित्रों मान लेते हैं कि आपके सामने देखो ये बड़ा पेड़ है, यहां पर मित्रों आपके सामने ये तो है देखिए आपके सामने बड़ा पेड़, यानी ये तो बड़ी वनस्पति की स्थिति बता रहा है। यानी यहां पर आपके सामने ये बड़ा पेड़ है, यहां पर आपके सामने ये बड़ा पेड़ है, और इस बड़े पेड़ की अगर हम जड़ों की बात करें, यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर आपके सामने देखो कोई ऐसा रेत का टिल्ला बन गया, यहां पर कोई ऐसा रेत का टिल्ला बन गया उसकी जड़ में, तो वो रेत का टिल्ला तो देखो कौन सा रेत का टिल्ला होगा, तब तो आप बताओगे वहां पर आप पैराबोलिक रेत का टिल्ला। यानी जब बड़ी वनस्पति या जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन बड़े पेड़ों की जड़ों में देखिए कोई रेत का टिल्ला बन जाता है तो वो रेत का टिल्ला कहलाता है पैराबोलिक। अगर यही बात मित्रों आपसे छोटे पेड़ों पर पूछे कि जैसे आपके सामने देखिए ये कोई छोटा पेड़ है, यहां पर मित्रों आपके सामने कोई ऐसा छोटा पेड़ है, तो उस छोटे पेड़ की जड़ में अगर कोई आपके सामने टिल्ला बन रहा है तो वो टिल्ला देखिए आपके सामने देखो क्या कहलाएगा। यहां पर मित्रों आप देखोगे कि ये जो कोई छोटा पेड़ है उस छोटे पेड़ की जड़ में अगर कोई रेत का टिल्ला बन रहा है तो वो रेत का टिल्ला क्या कहलाएगा। तब आप कह सकते हैं कि यहां पर जब छोटे वनों की जड़ों की आड़ में अगर कोई टिल्ला बन रहा है तो वो टिल्ला सबरकाफिज है, और बड़े पेड़ों की जड़ों की आड़ में कोई टिल्ला बन रहा है तो वो पैराबोलिक है। तो मित्रों ये बात तो शायद आपके कन्फर्म हो चुकी होगी कि कोई बड़ा पेड़ है उसकी जड़ में कोई आपके सामने रेत का टिल्ला बन रहा है वो पैराबोलिक है, और छोटे पेड़ या जो छोटी जो घास होती है उनकी जड़ों की आड़ में अगर कोई रेत का टिल्ला बन रहा है तो वो आपका सबरकाफिज है। क्लियर हुई। तो आप इसका भी यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया यहां से स्क्रीनशॉट। उसके बाद में मित्रों देखो आगे चले, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करें सारे के सारे स्टूडेंट। आगे देखिए मित्रों आपके सामने स्थिति रहेगी, सबरकाफिज हो गया, पैराबोलिक हो गया, और पहला पैराबोलिक के बाद में देखिए एक टिल्ला आता है जिसका नाम है मित्रों आपके सामने नेटवर्क रेत का टिल्ला।
देखो नेटवर्क रेत का जो टिल्ला होता है वो टिल्ला कौन सा होता है। तो मित्रों इस नेटवर्क रेत के टिल्ले की हम यहां से खास बात देखें कि इसकी खास बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है। यानी ऐसे कोई भी रेत के टिल्ले, ऐसे रेत के टिल्ले जो आपके सामने देखिए अनुप्रस्थ प्लस अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य प्लस पैराबोलिक इनके मध्य बनते हैं। तो मित्रों यहां से आप परिभाषा क्या याद रखोगी कि ऐसे रेत के टिल्ले, ऐसे रेत के टिल्ले जो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य और पैराबोलिक रेत के टिल्ले हैं उनके मध्य बनते। तो यहां पर मान लो ये अनुदैर्ध्य आ गई, ये पैराबोलिक आ गया, और इधर मान लेते हैं कि ये अनुप्रस्थ आ गया, ये इधर से अनुप्रस्थ आ गया। तो इन टिल्लों के बीच में यहां पर जो टिल्ला बनता है वो टिल्ला आपका कौन सा होगा, नेटवर्क रेत का टिल्ला होगा। तो दोस्तों यहां से देखिए नेटवर्क रेत का टिल्ला है, उनकी खास बात, इनकी परिभाषा क्या है कि ऐसे रेत के टिल्ले, ऐसे रेत के टिल्ले जो आपके सामने अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य और पैराबोलिक रेत के टिल्लों के मध्य बनते। और ये रेत नेटवर्क रेत के टिल्ले अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य और पैराबोलिक रेत के जो टिल्ले हैं इन टिल्लों को ये जोड़ने का कार्य करता है। मित्रों क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो वो टिल्ले आपके नेटवर्क है, तो इनको भी आप यहां से ध्यान वो रख लें। अब देखिए आगे की बात हम करते हैं नेटवर्क के बाद में अवरोधी रेत के टिल्ले की, कि ये अवरोधी रेत का टिल्ला देखो मित्रों कौन सा होता है। देखिएगा अवरोधी रेत का टिल्ला, अवरोधी, देखो अवरोधी रेत का टिल्ला मित्रों आपके सामने देखिए कौन सा रहेगा। तो यहां से देखिए ऐसे रेत के टिल्ले, ऐसे रेत के टिल्ले, ऐसे रेत के टिल्ले जो पहाड़ी व चट्टानों के अवरोध से बनते हैं। मित्रों यहां से आप ध्यान रखिए कि अवरोधी रेत के टिल्ले हैं वो कौन से होते हैं। तो ऐसे रेत के टिल्ले जो पहाड़ी व चट्टानों के अवरोध से बनते हैं, वो टिल्ले आपके सामने कौन से टिल्ले होंगे, अवरोधी रेत के टिल्ले होंगे। यानी ऐसे रेत के टिल्ले जो पहाड़ी व चट्टानों के अवरोध से बन जाते हैं वो टिल्ले अवरोधी रेत के टिल्ले कहलाते। लेकिन मित्रों याद रखिएगा कि अवरोधी जो रेत के टिल्ले हैं इन टिल्लों पर देखिए आपके सामने वनस्पति पाई जाती है। मित्रों इन टिल्लों की बात करते हैं तो इन टिल्लों पर देखिए क्या पाई जाती है, तो याद रखना है वनस्पति पाई जाती है। और वनस्पति पाई जाने के कारण इन टिल्लों को कहा जाता है जीवाश्म रेत का टिल्ला, जीवाश्म रेत का टिल्ला, इसको जीवाश्म रेत का टिल्ला है वो कहा जाता है। तो जीवाश्म रेत का टिल्ला कौन सा टिल्ला कहलाएगा, अवरोधी रेत का टिल्ला कहलाएगा। तो अवरोधी रेत के टिल्लों पर वनस्पति पाई जाने के कारण ये जीवाश्म रेत का टिल्ला कहलाता है। और इनकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे रेत के टिल्ले जो पहाड़ी व चट्टानों के अवरोध से बन जाते हैं वो टिल्ले आपके सामने कौन से होंगे, अवरोधी होंगे। तो मित्रों आज के इस वीडियो में आपके सामने देखिए राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम मरुस्थल था, इस मरुस्थल की हमने कुछ खास बातें हैं वो पढ़ी है। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपके सामने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारी की सारी चीजों का यहाँ से अध्ययन करें और साथ के साथ आप इन चीजों के नोट्स बनाएं और साथ के साथ इनको याद करें, ताकि आपकी जो एग्जाम हो उस एग्जाम में आपकी यहाँ से ये सारी की सारी चीजें वो क्लियर हो जाएगी और ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी और आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न वो पूछे जाएंगे।
तो मित्रों अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और हम देखिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो दूसरा पार्ट है। मित्रों दूसरा पार्ट देखना ना भूले, दूसरा पार्ट रहेगा अरावली पर्वत श्रेणी का। और इस अरावली पर्वत श्रेणी से देखिए कई प्रकार के प्रश्न रहेंगे और इनकी अलग अलग विशेषता मैं आपको यहां से इसी प्लेटफॉर्म पर देखिए बताने वाला हूं। तो मित्रों यहां से आप जुड़े रहिएगा, आपको प्रत्येक चीज यहां से मिलती है वो रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।